लास्ट क्लास में हम अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे। अणुसंख्यक गुणधर्म किससे कहते हैं? देखना, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म नाम से ही पता लग रहा है, अणुसंख्यक यानी अणुओं की संख्या पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? विलयन। तो हम ऐसे बोलेंगे विलयनों के ऐसे गुणधर्म, बेसिकली तनु विलयनों के यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन। जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तनु और दूसरा सांद्र। तनु का मीन क्या हो गया? देखना, कोई भी विलयन होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं, जब किसी विलय और विलायक दोनों को मिलाया जाता है तो विलयन का फॉर्म होता है। अब देखना, जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है वो हमेशा विलायक कहलाता है, और जो घटक कम मात्रा में होता है वो हमेशा विलय कहलाता है। तो ये बात तो अच्छी तरह जानते हो कि जो विलय होता है वो कम मात्रा में मिलेगा, जो विलायक होगा वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा। अब तनु विलयन क्या हुआ? तनु विलयन का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, एंड बी। मैं बी से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? विलय को, और ए से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? विलायक को। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मान लो विलय के मोल है वो बहुत कम है, विलय के मोल है वो बहुत कम है किसकी तुलना में? और विलायक की तुलना में, तो ऐसा जो विलयन होता है वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। ऐसे मैं बोल दूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखना देखना, विलय के मोल वो हमेशा कम मिलने वाले किसकी तुलना में? और विलायक की तुलना में। बट ऐसे बोल दूं मैं क्या? देखना, विलय के मोल है वो बहुत कम है विलायक की तुलना में, इन दोनों की तुलना भी नहीं कर सकता मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं दोनों की तुलना भी नहीं कर सकता। जो विलय है ना वो बहुत कम मात्रा में है और विलायक की तुलना में बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसा विलयन होता है ना वो कहलाता है तनु विलयन। और सांद्र का मीन क्या हुआ? यानी मोल तो मिलने वाले हैं, मोल तो बेसिकली विलय के कम होंगे और विलायक के क्या होंगे? ज्यादा। बट यहां पे मैं दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं, तो ऐसा जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो किसके होते हैं? तनु विलयनों के गुणधर्म होते हैं। अब कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म हमें पढ़ने हैं? तो चार पढ़ने थे हमने। पहला 1/2 पढ़ेंगे, हमने पहला पढ़ भी लिया, वो क्या था? वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। और राउल के नियम से हम अच्छी तरह जानते हैं, वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन क्या होता है? Pa0 माइनस P अपॉन Pa0 बराबर क्या था? अक्स बी। अक्स बी क्या है? ये Pa0 माइनस P अपॉन Pa0, मतलब हमने ऐसा बोला था, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्पदाब हो जाता है, वो कम हो जाता है। हमने ऐसे बोला था क्या? लेकिन जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, तो मान लो शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब वो Pa0 है, उसमें जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाएंगे उसका वाष्पदाब है ना वो कम होने वाला है। इसका मतलब जो विलयन का वाष्पदाब है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम मिलने वाला है। तो जो जितनी कमी हुई Pa0 माइनस P, इसी को क्या बोलेंगे? वाष्पदाब में अवनमन। अवनमन का मीन क्या होता है? कमी तो होती है। अगर मैं इसको Pa0 से डिवाइड कर दूं तो उसे क्या बोलूंगा मैं? वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। और ये किसके बराबर होता है? अक्स बी क्या है? और विलय की मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होता है? खुद के मोल बट्टा टोटल मोल, यानी किसी भी अवयव की मोल भिन्न हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोल। अब देखना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड कर रही है? अक्स बी। अक्स बी का मीन क्या हो गया? सोल्यूट के मोल। अब जाहिर सी बात है, सोल्यूट के मोल यानी कहीं ना कहीं ये सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, चाहे सोल्यूट की क्वांटिटी यानी सोल्यूट की मात्रा पे निर्भर
कर रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, अगर मात्रा कम होगी तो जो कणों की संख्या वो कम होने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं ये पक्का किस पे डिपेंड कर रही है, और विलेय कणों की संख्या पे डिपेंड कर रही है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी विलेय कणों की संख्या पे डिपेंड कर रही है तो इस गुणधर्म को क्या बोलूंगा मैं, अणु संख्या के गुणधर्म। हमने अच्छी बात अच्छी तरह सीखी है क्या, कि विलयनों के वो गुणधर्म जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली क्या, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। आज हम दूसरी प्रॉपर्टी है उसको डील करने जाएंगे, और वो क्या है, कवचनांक में उन्नयन। यूनियन का मीन होता है बढ़ना। यूनियन का मीन क्या होता है, एलिवेशन, एलिवेट होना। यूनियन मतलब बढ़ना, यानी कवचनांक बढ़ने वाला है। अब देखना कवचनांक कैसे बढ़ेगा वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले कवचनांक क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या बोला जाता है कवचनांक के बारे में, वह दाब जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है या शुरू कर देता है, सिंपली इसको क्या बोलते हैं, कवचनांक को बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, बीपी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल हमने छोटी छोटी क्लासों में ये डेफिनेशन खूब बार पढ़ी है, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है, कवचनांक कहलाता है। मींस क्या हो, देख लो समझ लो, मान लो ये कोई एक कटोरी है जिसमें पानी भरा हुआ है, और जो पानी है ना वो इस समय सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बर्फ। क्या बोल सकता हूं, बर्फ बोल सकता हूं। मान लो इस कटोरी में बर्फ भरी हुई है, ये मान लो इस समय जो टेम्परेचर है ना वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 0 से भी नीचे। अब देखना इस टेम्परेचर को अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके आ जाऊं तो यहां पे क्या मिलने वाला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ये जो पानी है ना, ये जो बर्फ है वो किस में बदल जाएगी, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किस में बदलना शुरू कर देगी, पानी में। मैं ऐसे बोल सकता हूं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना उस पे पानी मतलब द्रव और ठोस दोनों साम्य अवस्था में मिलने वाले हैं, यानी मैं ना तो इसको पानी बोल सकता हूं और ना इसको बर्फ बोल सकता हूं। बिल्कुल जो पानी होगा वो बर्फ होगा, जो बर्फ होगा वो पानी होगा। इस बात को हम फील कर सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो यहां पे जो पानी जिस अवस्था में मिलने वाला है, मैं से बोलूंगा यहाँ पे पानी ठोस और द्रव दोनों साम्य अवस्था में मिलेगा। मतलब यहां पे जो जल मिलने वाला है वो ना तो कोई सॉलिड फॉर्म में होगा और ना लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में मिलने वाली है। किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हमने टेम्परेचर कर दिया तो ये किस में बदलना शुरू कर देगा, लिक्विड। हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमने टेम्परेचर, अब ये लिक्विड ही रहने वाला है पर टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों इक्विलिब्रियम में थे, उससे ऊपर थोड़ा सा ही अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये अपनी स्टेट को नहीं बदल रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 70, 80, 90 और 100। ये कहां पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ज्यादा होगा, जैसे ही ये ज्यादा होगा, ये जो द्रव है वो किस में बदलना शुरू कर देगा, वाष्प में। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो पानी है ना वो जिस अवस्था में मिलने वाला है इसको तुम अच्छी तरह फील कर सकते हो। मतलब ये ना तो लिक्विड होगा ना वेपर होगा,
मतलब लिक्विड और वेपर फेज दोनों कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे, दोनों साथ साथ मिलेंगे। कौन कौन सी फॉर्म? लिक्विड फॉर्म और वेपर फेज दोनों कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में साथ साथ मिलने वाली हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इससे ज्यादा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कौन सी फेज में मिलने वाला है? और वेपर फेज में। जो पानी है ना वो किस में बदल जाएगा? वेपर फेज में। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसको बोल सकता हूं मैं क्या? क्वथनांक। मतलब क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन ना वो मेरे कोई काम की नहीं है, लेकिन मुझे इस टॉपिक को सीखना है। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में यूनियन, तो इसका मीन क्या होता है क्वथनांक का, उसको बिल्कुल डीपली समझना पड़ेगा। हम जानते हैं अपने जो हमारे ऊपर एक पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल मतलब गैसों का आवरण है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं गैस के मॉलिक्यूल है वो मुक्त रूप से स्वतंत्र गति करते हैं, तो वो जब टकराते हैं मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो मेरे सर के ऊपर जो इस कमरे में एयर के पार्टिकल्स होंगे, वायु के कण होंगे, वो कहीं ना कहीं मेरे सर से टकरा रहे हैं। इसका मतलब एक प्रेशर है ना वो एग्जर्ट हो रहा है, एक प्रेशर है वो दाब लग रहा है, और वायुमंडल के कारण तो उसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। 180 अब तुम अच्छी तरह डील कर लिया होगा, तुमने अच्छी तरह तुम समझते हो वायुमंडलीय दाब। देखना समझना एक बात, एक वर्ड होता है वाष्पन और एक वर्ड होता है बॉइलिंग यानी क्वथन, या सिंपल बोल दूं मैं उबलना। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? समझना एक बात। मान लो ये कोई कंटेनर है, बिल्कुल हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है और ये मान लो क्या भरा हुआ है? पेट्रोल। रूम टेम्परेचर पे दोनों समझने की कोशिश करना कि जो कंटेनर है ना इसमें क्या भरा हुआ है? पेट्रोल है, और यहां पे क्या है? पानी। अब देखना क्या हो रहा है कमरे के ताप पे, मतलब हमने ऐसे बात की थी कोई तरफ वाष्पशील प्रकृति का है या अवाष्पशील प्रकृति का है। वाष्पशील प्रकृति का मीन क्या हो गया? उसके जो मॉलिक्यूल है ना उनकी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कौन सी फेज में जाने की? वाष्प प्रावस्था में जाने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे कोई भी लिक्विड होगा उसमें दो प्रकार के पार्टिकल मिलने वाले हैं। एक तो सतही कण जो सरफेस पे मिलेंगे, सतह पे मिलेंगे, और जो स्थूल भाग में यानी मिड में मिलेंगे। यहाँ पे जो स्थूल भाग में पार्टिकल मिलेंगे उन पे हमेशा संतुलित बल लगता है, और जो सतह पर कण प्रेजेंट होते हैं, जो सतह पर कण प्रेजेंट होते हैं उनमें हमेशा असंतुलित बल लगता है। इस द्रव में जो कण होते हैं वो मुक्त रूप से गति भी करते रहते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। मान लो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, सरफेस पे मॉलिक्यूल है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा मान लो औसत से ज्यादा हो गई, ऐसे बोल सकता हूं मैं। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो गई किससे? अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल से। मान लो यहां पे तो क्या होगा? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो यहां से क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे, मतलब इस सतह को छोड़कर भाग जाएंगे। अगर ये कंटेनर खुला हुआ है तो वो कहां चले जाएंगे? वायुमंडल में चले जाएंगे। ये जो घटना होती है इसका नाम होता है इवोपरेशन। क्या नाम होता है इसका? इवोपरेशन। अब देखना कोई लिक्विड है वो वोलेटाइल हो रहा है कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, मतलब वाष्पशील प्रकृति का है या अवाष्पशील प्रकृति का है, वाष्पित हो रहा है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? वो उसकी नेचर पे, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो पानी और पेट्रोल दोनों को मैं कमरे के ताप पे रखता हूं, तुम अच्छी तरह जानते हो जो पेट्रोल होगा वो जल्दी वाष्पित होगा किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। अब देखो क्वथन, क्वथन का मतलब कहीं ना कहीं हम बॉइल कर रहे हैं, इसको सिंपल मैं क्या बोल दूं? बॉइलिंग। अब मान लो ये जो पानी है मैंने इसके नीचे आग जला दी या इसको मान लो किसी गैस पे रख दिया, स्टोव पे रख दिया, तो क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है जो एटमॉस्फेयर में स्केप नहीं हो रहे थे इनकी, हम इसको गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल है उनकी
की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो क्या कर जाएंगे, यहां से स्केप कर जाएंगे। स्केप का मीन क्या हो गया, जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, वो कहीं ना कहीं वेपर फेज में जाना शुरू कर देगा, वाष्प अवस्था में। ऐसा हो क्या है, समझ रहे हैं बात। जैसे मान लो जल का अणु क्या होता है, OH, ये जल का अणु होता है, मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु और उससे कौन जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु। ये दूसरा जल का अणु है, इनके बीच में कोई ना कोई एक फोर्स मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वान डेर वाल बल। और वान डेर वाल बल का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं, यहां पे जो बल मिलता है वो कौन सा मिलता है, हाइड्रोजन बल। अब देखना क्या होगा, हम इसको अगर मान लो गर्म करेंगे तो ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड वो ब्रेक होने वाले हैं, मतलब जल के अणुओं के बीच में ये वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं। और जैसे इनके बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, इनके बीच में जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये जो मॉलिक्यूल है वो यहां से क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। इसका मीन क्या हो गया, देखना काउथर यानी उबलना, हम यहां पे लिक्विड को कहीं ना कहीं गर्म कर रहे हैं और यहां पे जो लिक्विड है, अब देखना एक्चुअली होता क्या है, कोई लिक्विड कब बॉयल होना शुरू कर देता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखना मैं से बोल रहा हूं, हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या भरी हुई है, वायु मतलब गैस भरी हुई है, जो गैस के कण होते हैं वो मुक्त रूप से गति करते हैं। तो क्या होगा, जो वायु में उपस्थित कण है या वायु के कण है वो हमसे टकराते हैं तो एक दाब पैदा होता है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। सिंपली उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 एटीएम से, जो किसके बिल्कुल होता है 760 टोर बोल देते हैं। या अगर मान लो फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, वो लगभग 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोल देते हैं, पास्कल भी तो बोलते हैं, इक्वल होता है। अब देखना मान लो कोई लिक्विड है, देखना समझना एक बार, यहां से क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रही है, इसकी जो मॉलिक्यूल है कौन से फेज में जा रहे हैं, और वेपर फेज में बदल रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है, देखना समझना, यहां से हम जैसे मॉलिक्यूल है उनको गर्म कर रहे हैं, वो कौन से फेज में जा रहे हैं, वेपर फेज में। वो यहां से भी स्टेप नहीं हुई है, मतलब वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में नहीं गए हैं, बॉयल होना अभी क्या है, ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं। ऊपर से किसके कण है, और वायु के कण है, वो भी टकरा रहे हैं, तो जो दाब पैदा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, वायुमंडलीय दाब। समझना एक बार, ऐसे हो रहा है, जैसे मान लो इधर से जो मॉलिक्यूल है ये कौन से वातावरण वाले कण आ रहे हैं और ये वेपर मॉलिक्यूल है, मतलब ये वातावरण में उपस्थित गैस के मॉलिक्यूल है और ये वेपर मॉलिक्यूल है, वो आपस में टकराएंगे। टकराएंगे मतलब समझने की कोशिश करना, इसको यहां से स्केप होना है, मतलब ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो वायुमंडल के कारण जो दाब पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ये जो वेपर मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस पे भी टकराएंगे, इन दीवारों में भी टकराएंगे, तो यहां पर भी इनसे भी तो टकराएंगे। ये जो दाब पैदा हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, वायु वाष्प दाब। मतलब क्या हो रहा है, एक दाब ऊपर से लग रहा है वायु के कारण, उसको बोल रहे हैं हम क्या, एक दाब ऊपर से लग रहा है, ये मान लो ऊपर से लग रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, वायुमंडलीय दाब। एक दाब वो कहां से लग रहा है, वेपर मॉलिक्यूल के कारण लग रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, वाष्प दाब। तो देखना वायुमंडलीय दाब, जब ये वाष्प दाब, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे फील करना, जैसे मान लो खूब सारी गेंद ऊपर से आ रही है, खूब सारी गेंद वो नीचे से आ रही है। मान लो जिसकी में ताकत ज्यादा होगी, ये जो ऊपर वाली गेंद है वो नीचे वाली गेंद को किसी न किसी एक बिंदु पे टकराने की कोशिश कर रही है। नीचे वाली गेंद उनको अगर ऊपर जाना है तो इनके पास ऊर्जा उनकी तुलना में ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो वो उनको रिपेयर कर पाएंगे या ऊपर जा पाएंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखना वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब, ये जो लिक्विड है वो कब बॉयल होना शुरू कर देगा, अगर उसका वाष्प दाब किससे ज्यादा हो गया, वो किससे ज्यादा हो गया, वायुमंडलीय दाब के। या मैं ऐसे बोल देता हूं, जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के, और उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, ये जो वाष्प दाब है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो कहां इवोपरेट हो जाएंगे, मतलब कहां एस्केप हो जाएंगे, वायुमंडल में भाग जाएंगे ना। और मैं
ऐसे बोलेंगे जो लिक्विड है ना वो बॉयल होना शुरू हो गया है। तो देखना जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो क्या हो जाएगी, यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के। क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूं मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तापमान बढ़ाऊंगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्यादा वेपर बनेंगी ना, ज्यादा वाष्प बनेंगी ना, अगर ज्यादा वाष्प बनेंगी तो वाष्प दाब भी तो ज्यादा बनेगा। इसका मीन हमें अगर ज्यादा वेपर बनानी है तो इस लिक्विड को हमें हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा जब इसका जो वाष्प दाब है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के। उसी ताप को क्या बोलेंगे हम, कवचनांक। कवचनांक की अब जो परिभाषा लिख रहा हूं वो बड़े काम की है। मैं से बोल रहा हूं वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब वो कितना है 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, कवचनांक कहलाता है। अब देखना एक जो बात सिखा रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं, मान लो ये जो कंटेनर है उसमें कोई लिक्विड बना हुआ है, ये लिक्विड जितनी ज्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा, वाष्पशील प्रवृत्ति का होगा, मैं कहूंगा उसकी वाष्प उतनी ही ज्यादा बनने वाली है। ये द्रव जितनी ज्यादा वाष्पशील प्रकृति का होगा इसकी वाष्प उतनी ही ज्यादा बनने वाली है। अगर उसकी वाष्प उतनी ही ज्यादा बनने वाली है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका जो वाष्प दाब है उतना ज्यादा बनने वाला है। ये वाष्पशील प्रकृति का जितनी ज्यादा वाष्पशील प्रकृति का होगा इसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा बनने वाला है। और ये लिक्विड बॉयल होना कब शुरू कर देगा, जब इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसका मीन क्या हुआ, इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें इसको ज्यादा नहीं थोड़ा कम ही गर्म करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, जो वेपर प्रेशर वीपी का मीन क्या है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और जो कवचनांक होते हैं वो एक दूसरे के होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्यों, क्योंकि देखना अगर वाष्प दाब ज्यादा हुआ, वाष्प दाब ज्यादा हुआ तो ज्यादा वेपर बनेंगे, मतलब वाष्प दाब ज्यादा हुआ मतलब क्या है, ज्यादा वाष्पशील प्रकृति का है, ज्यादा वेपर बनी है, ज्यादा वाष्प दाब बना है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें इसको ज्यादा गर्म नहीं करना पड़ेगा। इसका मीन क्या हो गया, वाष्प दाब और कवचनांक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस लिक्विड का वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा उसका कवचनांक उतना ही कम होता है। अब देखना हम ऐसे बोल रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो जो विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। मैं ऐसे बोल रहा हूं, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में
तो बने विलयन का वाष्प शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। मतलब क्या, अवाष्पशील विलय को किसमें मिलाएंगे? शुद्ध विलायक में मिलाएंगे। तो जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब किससे कम प्राप्त होगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, ये बात हमने पिछले लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले तो सीखी थी हमने, वाष्प दाब में अवनमन कब आया था? जब अवाष्पशील विलय को किसमें मिलाया है? शुद्ध विलायक में। अगर मान लो शुद्ध विलयन, जो विलयन है उसका वाष्प दाब बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें और अधिकरण करना पड़ेगा। मतलब क्वथनांक बढ़ गया ना, वाष्प दाब कम, क्वथनांक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अतः विलयन का क्वथनांक वो विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होगा कि कम होगा? बिल्कुल वो क्या मिलने वाला है? ज्यादा ही तो मिलने वाला है। क्यों? वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अतः विलयन का क्वथनांक, जिसको मैं बोल रहा हूं टीबी, बी फॉर बॉइलिंग, टी फॉर टेम्परेचर, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक, जिसको क्या बोल रहा हूं मैं? टीबी नोट, से ज्यादा प्राप्त होता है। जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखना, अवाष्पशील विलय को किसमें मिलाएंगे? शुद्ध विलायक में। तो वाष्प दाब कम प्राप्त होगा, यानी वाष्प दाब घट जाएगा। अगर वाष्प दाब घट जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। यही तो बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी। तो यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं, कितना बढ़ गया क्वथनांक? कैसे बोल सकता हूं? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, ये किसके बराबर मिलेगा? टीबी माइनस टीबी नोट। अब देखना, क्वथनांक में उन्नयन किस कारण का, तो तुम सीख ही गए, उसका थोड़ा सा कारण मैं लिखवा देता हूं। ऐसा क्यों हुआ? कारण ऐसा क्यों हुआ? देखना, अवाष्पशील विलय को अगर विलायक में मिला दिया, अवाष्पशील विलय को विलायक में मिला दिया, तो विलायक का वाष्प दाब घट गया ना, या ऐसे बोल सकता हूं जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब किससे कम मिलने वाला है? विलायक के वाष्प दाब से। तो अगर वाष्प दाब घट गया, अगर वाष्प दाब घट गया तो उसको वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए और अधिकरण करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन हो गया ना। ऐसे बोल सकता हूं, देखना, जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है,
का वाष्प दाब, तो ऐसे बोल सकता हूं, तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। मतलब क्या हो गया, विलायक पहले सरफेस पे केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, विलायक के, अब साथ में कौन आ गया, विलेय, तो वाष्प दाब घट गया, और विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, या वाष्प की मात्रा घट जाती है। नहीं तो वेपर्स हैं, यानी पहले जितने मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे थे ना, उससे कमी तो जाएंगे, यानी वाष्प दाब घट जाता है, या ऐसे बोल सकता हूं मैं, वाष्प की मात्रा घट जाती है। अतः अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ता है। जिससे क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त होता है। मतलब क्या हो गया, मान लो कोई भी शुद्ध विलायक है, उसका मान लो जो क्वथनांक है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मीन क्या हो गया, शुद्ध विलायक है तो उसका कोई ना कोई वाष्प दाब होगा। उसमें जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, यानी वाष्प दाब घट जाएगा। अगर वाष्प दाब घट जाएगा मतलब क्या हो गया, अब इस वाष्प दाब को, पहले मान लो शुद्ध विलायक है, उसका कोई वाष्प दाब है, अगर मान लो उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है, या उसका मतलब उसको बॉयल करना है, सिंपली मैं बोल दूं तो मान लो उसको मुझे 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। अब जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया तो जो पहले वाष्प दाब था उससे भी तो घट गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए 70 से ज्यादा मुझे गर्म करना पड़ेगा। तो यही तो होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो थोड़ा सा मैं देखना ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो ऑप्शन से इधर मैं ले रहा हूं क्या, टेम्परेचर, तापमान, और इधर ले रहा हूं मैं क्या, वाष्प दाब। मान लो ये वाला जो ये जो दाब है ना, वो क्या है, वायुमंडलीय दाब। मान लो कोई भी लिक्विड है, अगर उसको गर्म करेंगे तो वेपर की मात्रा बढ़ेगी, वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, तो उसका वाष्प दाब भी तो बढ़ेगा। कोई भी लिक्विड है, मान लो उसको हम गर्म कर रहे हैं, उसका वाष्प दाब बढ़ रहा है। अब मान लो जब उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा। मान लो कोई भी लिक्विड है, मतलब शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, अगर उसको हमने गर्म किया तो उसका वाष्प दाब बढ़ रहा है, और किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर। किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, तो इसे बोलेंगे विलायक का क्वथनांक। अब जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, इसका मतलब मान लो इसका मीन क्या हो गया, वाष्प दाब तो घट गया ना, वाष्प दाब घट गया ना, इसका मतलब मान लो जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, जो विलयन का वाष्प दाब है वो घट जाएगा। इसका वाष्प दाब मान लो इस टेम्परेचर पे, इसका वाष्प दाब है वो इस टेम्परेचर पे इतना है, इस टेम्परेचर पे जो विलयन है इसका वाष्प दाब कम ही तो मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया हमने, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा।
अब इस टेम्परेचर पे जाके इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, टीबी। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। अब ये जो बढ़ोतरी हो रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। और ये क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। ये थोड़ा सा ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली और देखना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली और देखना है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।